पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा में हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा क्षेत्रों का हाल क्या है। तो आज मैं मौजूद हूं रीवा में। रीवा वही क्षेत्र है जो यूपी बॉर्डर से भी लगा हुआ है और रीवा वही क्षेत्र है जो विंध्य का एक मजबूत लोकसभा गढ़ माना जाता है। यहाँ पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। जनार्दन मिश्रा मौजूदा सांसद है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन्हीं पर मोहर लगाई है, उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरी तरफ एक महिला प्रत्याशी कांग्रेस ने यहां से उतारा है। नीलम मिश्रा यहां से कांग्रेस की प्रत्याशी। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर विश्वास जताती है। लेकिन रीवा के राजनीतिक समीकरण में ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। व्हाइट टाइगर्स के लिए पूरे देश में अपनी पहचान बनाए रखने वाली रीवा लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की अहम सीटों में से एक है। ये लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों का वोट बैंक भी मौजूद है। शायद पूरे प्रदेश की इकलौती ऐसी सीट है जहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी, जनता दल, बीजेपी और कांग्रेस के बारी बारी से सांसद चुने गए। हालांकि 2014 और 19 में यहाँ से बीजेपी के जनार्दन मिश्रा ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की और इस बार फिर पार्टी ने जनार्दन मिश्रा पर ही भरोसा जताया है। रीवा की जनता दूने उत्साह के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है और निश्चित रूप से रीवा लोकसभा के मतदाताओं का समर्थन श्रद्धेय मोदी जी को मिलेगा, प्रचंड समर्थन मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। एक तरफ जहां बीजेपी ने 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक नीलम मिश्रा पर दांव आजमाया है। जनता के हित की लड़ाई है, जनता के न्याय की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ रही है। हम लोग आपके लिए चुनाव लड़े, मैं अकेले प्रत्याशी नहीं हूँ, आप सब प्रत्याशी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल रीवा को अपने कब्जे में करने के लिए जोरों की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दम भर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस भी नीलम मिश्रा की नामांकन रैली में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भेजकर ताकत झोंक चुकी है। हालांकि रीवा का जनता का मूड यहाँ की जनता ही समझती है। पुराने इतिहास को देखें तो कोई भी पार्टी रीवा लोकसभा सीट का गणित ठीक से समझने में सफल नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने देखा कि रीवा लोकसभा सीट विंध्य की अहम सीटों में से एक सीट है। ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का भी दबदबा देखने को मिला है। रीवा लोकसभा सीट वो सीट रही है जहाँ पर कभी निर्दलीय सांसद भी चुना गया, तो कभी बहुजन समाजवादी पार्टी का भी सांसद रहा, भारतीय जनता पार्टी का भी सांसद रहा और लगातार 2014 से जनार्दन मिश्रा जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं। इस बार जनता किन बातों को ध्यान में रखकर मतदान केंद्र में जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। सेकेंड फेज में रीवा में मतदान होने हैं, तो पल पल की अपडेट जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश रहेगी कि रीवा के लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। देश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा है, वो है मोदी की गारंटी, और कांग्रेस का भी न्याय पत्र 5 अप्रैल को आ चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर भरोसा जताती है। और आज की शुरुआत में जनता से ही करूंगी, फिर मैं मंच में गेस्ट से भी बात करने की कोशिश करूंगी, उनसे भी जानूंगी जो दावे और वादे आप लोग चुनाव से पहले करते हैं वो कितने पूरे हुए। तो उनके जनप्रतिनिधियों से बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात जनता से होगी। आप बताइए, रीवा लोकसभा क्षेत्र कितना विकसित हुआ, क्या कमी रह गई? देखिए, विकास तो एक निरंतरता का की प्रक्रिया है और आजादी से लेकर आज तक समय जैसे ही बीतता गया है, विकास की गति होती जा रही है और हो भी रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और निश्चित तौर पे अपने जो नेतागण है, चाहे वो जिले के हों या प्रदेश के हों या देश के हों, जो मैं समझता हूं कि जो समाज सेवा में आता है, नेतागिरी के भाव में आता है, तो मैं अपवाद स्वरूप नहीं कहता। अभी भी कुछ व्यक्तियों की ऐसी कमियां तो हमेशा सब में होती हैं और सुधार की गुंजाइश होती है, तो कुछ नेताओं में कमियां हो सकती हैं। लेकिन जो नेता सच में है वो जनता के दर्द के लिए यदि 24 घंटे समय होता है तो 10 घंटे मन से उसकी सेवा का भाव रखता है जो नेता होता है।
तो देखिए, जो नेता होता है वो मन से सेवा का भाव रखता है। भारतीय जनता पार्टी के हैं आप, क्या जवाब देंगे इस बात का? तो उन्होंने अच्छा बोला है। और 2024 का चुनाव ये क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याओं का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। और इसमें तय होगा कि आने वाले 25 वर्षों में 2047 का जो विकसित भारत है वो किस दिशा में जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो बातें कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना होगा कि आने वाले समय में हम किस तरह से विकास करेंगे, किस दिशा में करेंगे। क्योंकि जो वर्तमान विपक्ष है वो 2-3 चीज़ों को लेके चल रहा है, या तो जाति में बांट रहा है, या तो मजहब में बांट रहा है, या फिर उसके बाद एक निराशा का वातावरण है। वो कहीं ना कहीं इस देश को गर्त में ले जाना, वो बैकफुट है, वो गर्त में ले जाना चाह रहा है। तो देखिए, अलग अलग राय है, अलग अलग प्रतिक्रिया हैं, और ये किसान नेता हैं बड़े। आप बताइए, किसानों के क्षेत्र में किस तरीके से रीवा में काम हो रहा है, और साथ ही देखिए राष्ट्रहित के मुद्दों पर लोकसभा चुनाव होता है। आप क्या स्थिति देखते हैं, क्या समझते हैं? आपका तो मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, और रामनवमी के आप सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सचमुच में ये राष्ट्र के लिए चुनाव हो रहा है, माँ भारती के लिए चुनाव हो रहा है। विंध्य में किसानों के जितने भी मुद्दे हैं, तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आज़ादी के इतने साल बीत गए, 1947 से आज हम 2024 में आ गए हैं। गाँव में क्या मूलभूत सुविधाएँ हैं? पानी, बिजली, रोड नहीं मिल पाई है। यहाँ एरोड्रम बनने का है, मान लीजिए ट्रेन आ गई, एरोड्रम बन गए, लेकिन अभी ऐसे गांव रीवा जिले में हैं, और हो सकता है देश में भी ऐसे गांव हो जहां पगडंडियां नहीं पहुंचे हैं। लोग बारिश में पानी के कीचड़ों से जाते हैं। यहां सबसे बड़ा मुद्दा देखिए क्या है, विस्थापन का है। यहां लगातार सीमेंट उद्योग बने, सीमेंट उद्योग यहाँ किसानों की जमीनें गई, कहा गया कि स्थानीय बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे, एक भी बच्चे को रोजगार नहीं दिया। रोजगार मांगा तो जेपी गोलीकांड आपने देखा है, एक शहीद हो गए, 47 लोगों के छर्रे लगे। वहीं एरोड्रम के नाम पर, एरोड्रम आप सोच सकती हैं, 2016 में यहाँ विंध्य महोत्सव हुआ। विंध्य महोत्सव में लगा दिया गया रोक कि 2016 से किसान जमीन अपनी बेच नहीं सकता, नामांतरण नहीं करा सकता, बारिशाना नहीं करा सकता, और उसके कलेक्टर रेट नहीं बढ़े। औने पौने दांव में किसानों की जमीनें ले ली गई, और ये विकास का गुब्बारा आ गया। दूसरी चीज आपको बतला देते हैं, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है रीवा, सीधी, सतना और सिगरौली, ये ललितपुर सिगरौली रेल लाइन कि आप सोच सकते हैं, जब से आधारशिला रखी गई 2008 से किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया, रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, छतरपुर तक के लड़के बेरोजगार हुए। लगातार हम लोगों ने, किसान मूवमेंट ने, रेलवे संघर्ष समिति ने आवाज उठाई, हमारे माननीय सांसदों ने सदन में बोला, लेकिन उनकी बातों पर कुछ भी प्रक्रिया नहीं हुई। आधे को रोजगार देके और आधे को नौकरी नहीं दी। ये बताइए, दोहरा मापदंड। तो देखिए, सब सवालों के जवाब आपके जनप्रतिनिधियों से भी पूछेंगे। क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं समाज सेवी हूँ। क्या सवाल है आपका? रीवा को आप किस तरीके से देखते हैं? समाज सेवा में आप लगातार लोगों की सेवा कर रहे होंगे, आप क्या दिक्कतें देखते हैं रीवा क्षेत्र में? देखिए, जो समाज सेवा का क्षेत्र है वो स्वयं के मतलब कहना चाहिए कि आत्मा के शांति के लिए होता है। हम अपने सुरक्षा से करते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर व्यवस्थित तरीके से, चूँकि अब सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं और एजेंसी बनाना पड़ेगा। सरकार की योजनाएं भी हैं, सरकार का लाभ भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम उसको प्रॉपर वे पे काम करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंटेशन बेहतरीन होगा, दस्तावेजीकरण हो जाएगा, तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाएं हैं और उनका फंड भी मिल रहा है ना। तो चलिए, ये समाज सेवी और ये बोल रहे हैं कि हमें समाज सेवा, अपनी आत्मा की शांति के लिए सेवा करना पसंद है, और ये ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल बोलना नहीं चाहते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? मैं भी समाज सेवी हूँ। आप समाज सेवी हैं, चलिए ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, समाज किस तरीके से विकसित हो रहा है, विंध्य किस तरीके से विकास कर रहा है, या विंध्य की सबसे बड़ी समस्या? लोकसभा चुनाव के ध्यान को रखते हुए बताइएगा, राष्ट्रहित के मुद्दों पर चुनाव होता है, तो क्या स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ की? नहीं, रीवा में तो देखिए विकास हुआ है, पहले की अपेक्षा बहुत विकास हुआ है। बस मेरा थोड़ा सा ये है कि जैसे यहाँ जो आए दिन बातें चलती हैं, जो सरकारी ज़मीनें हैं उसको बिल्डर्स को दे दिया जाता है, बाहर का बिल्डर्स आके यहाँ काम करता है। तो मेरा ये है कि बाहर के बिल्डर्स यहाँ आके काम ना करें। यदि यही काम नगर निगम को दे दिया जाए तो यहाँ जो आम नागरिक हैं, जैसे बिल्डर्स हो गए, करोड़ों की दुकानें बिकती हैं, उसको नॉर्मल पब्लिक नहीं ले सकती है। यदि वही ज़मीनें नगर निगम बनाएगी तो वो दुकानें जो हैं तो आम नागरिक खरीद सकता है उसको। बाकी विकास तो देखिए बहुत हुआ है, पहले की अपेक्षा बहुत विकास हुआ है। ठीक है, आप कितनी बदली हुई तस्वीर देखते हैं रीवा की? बहुत विकास हुआ है यहाँ पर। हमारे परम सम्मानीय डिप्टी सीएम ने यहाँ पे अमेरिका बना दिया है रीवा को।
अमेरिका बना दिया है। अब दुबई की तैयारी है। चारों तरफ राम राज्य है, राम राज्य यही चाहते हैं हम लोग। कौन आ रहा है इस बार फिर? जनार्दन जी आ रहे हैं, भाजपा। देश में कौन आ रहा है? 400 पार भाजपा, मोदी जी। ठीक है, आप क्या करते हैं भैया? जी मेरी शिक्षा कंप्लीट हो गई है, अभी फिलहाल जो है तो जॉब करता हूँ जी। क्या देखते हैं, युवा हैं, किस तरीके के रोजगार के अवसर हैं कि नहीं रीवा में? क्या समस्या रीवा में एक युवा देख रहा है? देखिए क्या है, रोजगार जो है तो आपके पास अगर प्रतिभा है, स्वावलंबी बनना पड़ेगा। खुद की जो प्रतिभा है उसको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो है, जो अपने अंदर टैलेंट है, उस जिस क्षेत्र में टैलेंट है उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए सरकार की योजनाएं हैं, ऋण योजना है, ऋण लेकर उस क्षेत्र में आप विकास मतलब कि रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। तो चलिए देखिए, कई समस्या है और हर बिंदुओं पर बात होगी। मंच में कुछ गेस्ट पहुंच चुके हैं और आज शोभा यात्रा की वजह से कुछ गेस्ट रास्ते में फंसे हुए हैं, वो भी पहुंचेंगे, उनसे भी बातचीत मेरी होगी। सबसे पहले आपसे ही सवाल पूछूंगी, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दावा, एक नारा दे रही है, 400 पार का आप लोगों का नारा है देश में। मोदी की गारंटी तो देश में काम कर रही है, रीवा की जनता के लिए और क्या कुछ बोलेंगे? और लोगों के सवाल जवाब भी आप सुन रहे थे, उस पर आपका क्या स्टैंड होगा? आपका विंध्य की इस धरा पे, सफ़ेद शेरों की धरती पे हार्दिक स्वागत है। मैं योगेंद्र शुक्ला, भाजपा नेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य क्षेत्र में सरकार में आने के बाद 2003 के बाद जो काम किया है, उससे अब विंध्य क्षेत्र हर दृष्टि से स्वावलंबी, सक्षम और विकसित हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि विंध्य क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों बदली। कांग्रेस के शासन में यह पूरा रीवा जिला नकल का हब था। कांग्रेसी नेताओं ने स्कूलें खोल रखी थी, कागज में स्कूलें चलती थी और परीक्षा के समय यहाँ पर नकल होता था, जिसकी उपज आज पीएचडी करके लड़के यहाँ घूम रहे हैं, एक आवेदन नहीं लिख पाते चूँकि उन्हें नकल देकर नकल से परीक्षा पास की थी। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, जैसे हमारे एक मित्र युवा ने कहा है कि सब कुछ है, जो टैलेंटेड है उसके लिए है, जिसमें क्षमता है उसके लिए सब मिल रहा है। मोदी सरकार ने और प्रदेश की भाजपा सरकार ने हर दिशा में काम किया। आज 20 लाख लोन की गारंटी मुफ्त में मोदी जी दे रहे हैं। गरीबों के खाता कांग्रेस ने नहीं खुलवाए, मोदी जी ने हर गरीब का खाता खुलवाया। जनधन बीमा लाया, स्टार्टअप योजनाएं लाई, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। आज विकास उस ऊंचाई पर पहुंचा है कि हम कह सकते हैं कि रॉकेट की गति से रीवा विकास की ऊंचाई पर बढ़ रहा है। मोदी जी का जिक्र कर रहे हैं आप, मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, क्या मोदी जी की गारंटी रीवा तक पहुंच रही है? बहुत पहुंची है। केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से आज हमारे रीवा विंध्य क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे विरोधियों को नहीं दिखेगी, परंतु बहुत तो देखिए, चर्चा जारी रहेगी। किसानों के हक की बात आप हर मंच से करते हैं। आप बताइए, विंध्य में किसानों के लिए कितना आप देखते हैं काम हुआ है, और साथ ही रीवा के किसानों के लिए, रीवा के किसानों की क्या मांग है? रीवा के किसान लगातार कई वर्षों से अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी। हमारे किसान नेता सुब्रत भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, हमारे रीवा सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी जो हैं, उनके द्वारा आज तक 10 साल लगातार वो सांसद रह चुके हैं, कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। आम जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और साथ में रोजगार। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ एक बार। बताइए, रोटी, कपड़ा, मकान आम जनता मांगती है और 2014 से लगातार जनार्दन मिश्रा जीत दर्ज करते आ रहे हैं, कई उम्मीद जनता को होती है, आरोप लग रहा है, जवाब दे दीजिए। रोटी, कपड़ा, मकान से ज़्यादा आगे बढ़कर इस विंध्य के क्षेत्र की धरती जो है वो सोना उगल रही है। कांग्रेस के लोगों ने इस विंध्य धरा के खिलाफ पाप किया था। 1977 में बाणसागर बांध की नींव पड़ी थी, पर उसे पूरा नहीं किया, पूरा भ्रष्टाचार में खा लिया। और भाजपा सरकार आने के बाद आज गांव के हर खेत में, हमारे यहाँ 10 लाख एकड़ खेती है, जिसमें से
3 लाख एकड़ में अभी हमने पानी पहुंचा दिया। उसका परिणाम यह है कि आज हमारी धरती सोना उगल रही है। किसान के नाम पर कांग्रेस का टूल किट है, साम्यवादियों का टूल किट है जो रो रहा है। बाकी किसान सब खुशहाल हैं, प्रसन्न हैं और तरक्की की गाथा को गा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मोदी जी ने किसानों को किसान निधि के नाम से जो सहायता दी है, आज उससे किसान बहुत खुश है और तरक्की कर रहा है। ठीक है, किसान खुश है, मोदी जी की गारंटी काम कर रही है। कांग्रेस का क्या काम करेगा? देखिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता की भागीदारी अहम होती है। निश्चित तौर से इस महापर्व में हर व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि चुनने का राइट है, अधिकार है। एक बड़ा महापर्व के रूप में आया है जो पूरी समूचे भारत देश की जनता इस महापर्व में सम्मिलित हो रही है। रीवा संसदीय क्षेत्र में माननीय श्री जनार्दन मिश्र जी जो प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, विगत 2 पंचवर्षीय से सांसद थे। निश्चित तौर से हर जनता की अपेक्षा होती है कि हमारा जो प्रतिनिधि हो, जो हमारा नेता हो, सदन में जाए और हमारी आवाज़ को बुलंद करे, हमारी बात को रखे। निश्चित तौर से इस क्षेत्र में जब हमारे विंध्य क्षेत्र में कई बार हमारे आदरणीय योगेंद्र शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ये बात कह रहे थे कि ये विंध्य की बात चल रही थी। तो पहली बात हम आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र, ये विंध्य प्रदेश में ये रीवा जिला मुख्यालय हुआ करता था। यहाँ हाई कोर्ट हुआ करता था, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री बैठा किया करते थे और निश्चित तौर से यहाँ राज्यपाल बैठा किया करते थे। तो जिसके पास विंध्य क्षेत्र का मुख्यालय था, तो आज वो रीवा संभाग है और रीवा संभाग की वो उपलब्धियां नहीं मिल पा रही हैं जो संभाग की उपलब्धियां होनी चाहिए। यहाँ पर रेवेन्यू बोर्ड का ऑफिस हुआ करता था, यहाँ बड़े कार्यालय हुआ करते थे जो टूट गए, रीवा से चले गए। तो जब जनता की अपेक्षाएं हो, एक बार जनता से पूछ लेते हैं। जनता के पास जाएंगे और पूछेंगे कि वाकई में रीवा का विकास किसने किया और किसने नहीं किया। कुछ लोग पीछे भी खड़े, वो भी आगे आ जाइए और अपनी बात रखिए। आप बताइए किसने विकास किया, किसने नहीं किया? हमारे माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी ने रीवा में काफ़ी विकास किया है। रीवा की आप पहले रोड देख लीजिए, अब की रोड देख लीजिए। रीवा में 5 फ्लाईओवर हैं। रीवा से वंदे भारत चल रही है। एयरपोर्ट रीवा में बन चुका है। ठीक है, आप बताइए किसने काम किया रीवा के लिए, किसने नहीं किया? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जैसे अपने रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बना है और इसकी जो बिजली है दिल्ली तक जाती है। और दुर्भाग्य सबसे बड़ी बात यह है कि रीवा के लोगों को वहाँ पे काम नहीं मिला है। अगर जो रीवा के क्षेत्र के बच्चे 12,000-13,000 नौकरी के लिए दिल्ली मुंबई जाते हैं, वो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? और कहते हैं रीवा बहुत बड़ा विकास, मैं तो बहुत बड़ा विकास हुआ है। ठीक है, इसका जवाब भी लेंगे। आप बताइए। रीवा का निश्चित विकास हुआ था। पहले जो है दुर्घटनाओं से आमंत्रित होने वाली सड़कें हुआ करती थी, घर गिरने वाले हुआ करते थे। और जो है तो आज देखिए चंद समय में वंदे मातरम से जो है तो यात्री जो है तो सफर कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, रीवा का विकास हुआ कि नहीं हुआ, किसने किया, किसने नहीं किया? रीवा का विकास चौमुखी हुआ है। आप जिधर जाओगे, यहाँ तक कि गांव में जाएंगे आप, गांव में भी विकास की धारा बही हुई है। गांव में सड़कें हैं, जल की व्यवस्था है। कुल मिला के रीवा का विकास चारों तरफ से हर तरीके से किया है। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने जो हो सका सब कुछ किया है और विकास बढ़ता ही जा रहा। हर घर में हर लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ मिला है और विकास देखते बन रहा है, नज़रों से दूर नहीं है। ठीक है, तो देखिए विकास हुआ है और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का नाम लोग ले रहे हैं कि उन्होंने रीवा को कोई कह रहा अमेरिका मॉडल बना दिया। आप बताइए किसने काम किया, किसने नहीं किया और कौन आ रहा है इस बार देश में? सर्वप्रथम तो आपका इस व्हाइट टाइगर की धरती में स्वागत बंदन अभिनंदन है। जो रीवा लोकसभा की बात है, तो जब से बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से चहुमुखी विकास हो रहा है। चारों तरफ फ्लाईओवर बन चुके हैं, रिंग रोड बन चुकी है। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती थी और दुर्दशा होती थी जनता की। और जब से हमारे बीजेपी की सरकार इस हमारे रीवा में, पूरे प्रदेश में, देश में आई है, तब से पूरे जनता के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, तो देखिए नेताओं से और जनता से लगातार हम बातचीत करते रहेंगे और रीवा की सभी प्रमुख समस्या हो या फिर विकास की रफ्तार की बात हो, विस्तार से करते रहेंगे। तो जनता की बात तो आपने सुनी। कुछ कह रहे थे कि विकास हुआ, तो कुछ कह रहे थे कि विकास की रफ्तार धीमी है। और इसी विषय में हम नेताजी से पूछेंगे कि वाकई में जो दावे और वादे आप लोग चुनाव से पहले कर देते हैं, काम वो होता है कि नहीं? आप भी लोगों की बात सुन रहे थे। कुछ भाई कह रहे थे कि काम हुआ है, तो कुछ ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर प्लांट तो खोल दिया गया, वहाँ से लाइट ये भी कि दिल्ली को आप पहुँचा रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हो। क्या कहेंगे इस पे?
आज रीवा जिले की स्थिति ये है कि हम दूसरे को रोजगार देते हैं। आज बड़ी संख्या में बाहर के लड़के आकर यहाँ पे स्वरोजगार अर्जित कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आज मल्टीप्लेक्स की चीज़ें रीवा में आ चुकी हैं, महानगर बन चुका है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी से रीवा का विकास किया है, आज यहाँ का हर युवा रीवा में रहकर अपने सपनों को साकार कर रहा। हम शिक्षा हब हैं, हम औद्योगिक हब हैं, हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत तेजी से घर घर में सौर ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। आज रीवा का हर गांव शहरी सुविधाओं से परिपूर्ण हो चुका है। विकास के ऐसे आयाम हुए हैं जिसकी कल्पना रीवा वासियों की नहीं थी। कांग्रेस ने सिर्फ इस देश को लूटने और खसोटने का काम किया है। झूठ की मशीन है कांग्रेस। जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने प्रस्तुत किया है, एक बार पूर्ण से देश की जनता को ठगने का। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि सब कुछ काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, फिर कांग्रेस क्या उम्मीद देगी? कविता जी बताइए। आप सभी को रामनवमी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे हंसी आ रही थी जब प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि ये शिक्षा का हब बन गया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जब कुल 6 यूनिवर्सिटी थी, रीवा में थी, कांग्रेस ने दी। सैनिक स्कूल पूरे देश में 17 में थे तो रीवा में थे। गर्ल्स डिग्री कॉलेज सन 64 में एक खुला है, वो रीवा में है। अब TRS कॉलेज, ठाकुर रमन सिंह महाविद्यालय, जो युवाओं की शिक्षा का केंद्र है, ये सन 70 का है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, जब मध्य प्रदेश में कुल 6 मेडिकल कॉलेज होते थे तब यहाँ था। इंजीनियरिंग कॉलेज जब बहुत कम थे तब यहाँ था। भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्षों की सरकार में यदि एक कॉलेज खुला है तो मैं जो कहिए वो हार जाऊं। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलो, बार बार बोलो और 1000 बार बोलो का प्रोपेगेंडा रचा है। जब मध्य प्रदेश में मात्र 11 महीने की जब अल्प समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो हायर एजुकेशन मिनिस्टर जीतू पटवारी जी ने यहाँ पे एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की थी और उसका हम लोग ने वहाँ भूमि पूजन किया था। मैं जनभागीदारी अध्यक्ष थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानी हैं, इन्होंने तुरंत उस कॉलेज का काम खत्म कर दिया और वो कॉलेज अभी 2 साल से नहीं बना। क्यों खत्म कर दिया आप लोगों ने कॉलेज का काम? देना चाहता हूं, कांग्रेस ने विश्वविद्यालय नहीं खोला है, विश्वविद्यालय खोला था संबित सरकार ने, जो मध्य प्रदेश में भाजपा जनसंघ के संबित से बनी हुई थी। मेडिकल कॉलेज भी उन्होंने खोला था। कांग्रेस सिर्फ जो 15 महीनों की भी हमारी बहन बात कर रही थी, 15 महीनों में कांग्रेस ने सबसे पहले आते हुए रीवा के पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बंद किया, इको पार्क को बंद किया। हमारी जो बीहड़ नदी है साबरमती की तरह विकसित कर रहे थे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने। कांग्रेस ने यह पाप किया है रीवा से, उसको आते ही उसकी योजनाओं को बंद कर दिया। पत्रकारिता विश्वविद्यालय की ब्रांच आज इतनी सुंदर है, बाहर बिहार, उत्तरांचल, अरुणाचल के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, परंतु कांग्रेस ने आप बताइए। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो रोकने का काम करती है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो, तानाशाह का एक ही लक्ष्य और उद्देश्य होता है और उस लक्ष्य में इनको पढ़ा के भेजा जाता है। इनको क्या 20 साल में कोई भी कॉलेज एक खुला है वो ये बता दे, जो रोजगार कोई भी एक मिला है तो बता दे। इनको खुद को भी रोजगार नहीं मिला। रही बात, सुने एक मिनट, इंजीनियरिंग कॉलेज 300 एकड़ जो यहाँ का रीवा का इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनना था, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जमीन को कट करके इन्होंने एक और यूनिवर्सिटी बना दी। आज जब उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की कमी हो गई, अब वो कभी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा। उसकी लड़ाइयाँ हम लोग ने लड़ी है, मुकदमे खाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के विरुद्ध है, क्योंकि जानते हैं कि जब जनता शिक्षित हो जाएगी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये धर्म जाति का जो भेद करते हैं वो समझेगी नहीं। इसलिए शिक्षा के घोर विरोधी है। रही रोजगार की बात, ये सोलर प्लांट लाए, निश्चित रूप से आया, लेकिन ₹2.19 यूनिट दिल्ली की मेट्रो को तो देंगे, लेकिन रीवा वालों को ₹10 यूनिट बिजली मिलती है। बैठे हैं, पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार जनता के पास फिर चलेंगे और पूछेंगे कि कौन है शिक्षा विरोधी और कौन कर रहा शिक्षा के क्षेत्र में काम। अभी हमारी बड़ी बहन दीदी बोल रही थी रामनवमी की शुभकामनाएं। वो राम भक्त हैं भी, पर ये उसी पार्टी की सदस्य है जिसने कभी राम को काल्पनिक कहा था। और शिक्षा की बात कह रही हैं, शिक्षा नीति हमको क्या दी? 1947 से लेकर अब तक कार्ल मार्क्स की शिक्षा पद्धति पढ़ाई, जिसमें हमने सिर्फ डिग्री हासिल की, उसके ज़्यादा कुछ नहीं। ये उसी का परिणाम है, ये बेरोजगारी जो है उसी का परिणाम। कौन है शिक्षा विरोधी और कौन है शिक्षा हितैषी? आप सोच सकती हैं, शिक्षा है, शिक्षा देखेंगी आप, यहाँ का संस्कृत कॉलेज है, वहां अभी तक लैट्रिन और बाथरूम नहीं बनी है। विकास की बात करती हैं। रीवा में जितनी स्कूल हैं, मैं सौगंध देता हूं मां भारती की, रीवा में जितने गांव की स्कूलें हैं, प्राथमिक पाठशालाएं हैं, यहाँ क्या है, पूंजीपतियां स्कूल बनाए, खूब पैसे कमाए, सरकारी स्कूल को इन्होंने BSNL जैसे बना दिया।
न पानी है, न बिजली है, न टाट पट्टी में लोग बैठते हैं। आप सोच सकती हैं कोटा जैसे शिक्षा का हब रीवा बनना चाहिए। कोटा में बच्चे ठीक है, जाते पढ़ने। आप बताइए भाई साहब क्या दिक्कत है? देखिए, मैं इस लोकसभा के चुनाव में ललितपुर सिगरौली रेलवे मुद्दे को प्रमुखता से लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस मूवमेंट को लड़ रहा हूँ। वर्तमान में 2 साल से यहाँ के हजारों नौजवान, 6 जिलों के किसान प्रभावित हैं। जो राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए था, उसको यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इतनी बुरी तरह से उस आंदोलन को कुचला, हमारे नौजवानों के ऊपर मुकदमे लगवाए, हमारे किसानों को ज़रूरत से ज़्यादा तंग किया। आज वो आंदोलन चल तो रहा है, पर हजारों नौजवानों के ऊपर मुकदमे लगाए गए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उन किसानों का कतई साथ नहीं दिया। ठीक है, क्यों साथ नहीं दिया पूछेंगे। योगेन जी आपसे ही पूछूंगी, हाँ बताइए। देखिए, कई वक्ताओं ने अभी कह रहे थे यहाँ शिक्षा का हब है। अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय संस्थान में शिक्षा माफियों का सभ्यता में प्राइवेट कॉलेज बड़ी तेजी से बढ़े हैं और यहाँ के जो संस्थान है ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय की BLLB पाठ्यक्रम यहाँ बंद हो गई है, इन्हीं की सरकार ने बंद की है। और रीवा में MPPSC का जो मेन एग्जाम होता है उसका हब हुआ करता था ये परीक्षा केंद्र, आज ये परीक्षा केंद्र से वंचित है। व्यापम के जो परीक्षा केंद्र हैं उसमें हमारे रीवा जिले के जो छात्र होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो इंदौर या अन्य जगह जाते। सतना परीक्षा केंद्र है पर रीवा परीक्षा केंद्र नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि विकास की बात करते हैं तो हमारी बड़ी बहन कह रही थी, ये वास्तविकता सत्य है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए था, तो वो आज जमीनों के अभाव में दर्जे से वंचित हो गए। तो हम विकास कर रहे हैं, पर विकास कैसे कर रहे हैं? ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय फवा, आज हम जाति गणना की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, आपस में लड़ाने बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इससे हमको बचना चाहिए और ये सतत विकास। ठीक है, क्यों लड़ा रहे हैं आप लोग? क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी में लड़ाने बढ़ाने का आरोप लग जाता है? अभी मैं जो सुन रहा था, हमारे किसान भाई बहुत तेजी से बोल रहे थे कि हमारे यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। मैडम, ये महाविद्यालय की बात कर रहे थे कि लैट्रिन बाथरूम नहीं है। अरे मैं जब हमारे मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ महाविद्यालय विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, तो इनको देखिए, एक तो इनको कोई वो तो है नहीं। अच्छा, ये किसान हैं, मैं मानता हूँ कहीं, अरे नहीं, मैं मानता हूँ वाले सब पढ़े लिखे हैं, आपको बतला दे। यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ सोचिए, यहाँ रीवा जिले में एक क्या बात कर रहे हैं ये? अरे बात करना है तो प्यार से बात करिए, भारतीय जनता पार्टी से सीखिए कि हम लोगों ने किस तरह से देश को चलाया। आज भी हम लोग देश तो आप, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, उनको चिल्लाने दीजिए, आप प्यार बरसा दीजिए। मैं बोल दूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह देश को आगे ले जाने की कल्पना की थी, आज जब से उन्होंने सरकार बनाई, आज हमारी सरकार ने पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का डंका बज रहा है। और यहाँ के लोगों को थोड़ा पीड़ा अगर हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि अपनी पीड़ा को थोड़ा शांत करें, और देश का विकास अगर हो रहा है तो आप भी विकास में भागीदारी करें। मैं ऐसा किसान भाइयों से चाहूँगा, ये नहीं कि मोदी जी के जो विकास का रथ है उसको रोकने का अगर ये प्रयास करेंगे तो मेरी जनता इन्हें, मैं बता रहा हूँ मैडम, 26 तारीख को जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता क्यों पीड़ा हो रहा है भाई? जीतेगा। अभी दोनों वक्ता अपनी बात कर रहे थे, संस्कृत की बात की गई है। रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय की तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लक्ष्मण बाग संस्थान में जाके भूमि पूजन किया। उसका पटल है, सुनिएगा, पटल के उन्होंने घोषणा की, समाचार पत्रों में ये प्रकाशित हुआ, परंतु रीवा में उन्होंने छला है रीवा की जनता को। रीवा की क्षेत्रीय कार्यालय की घोषणा हुई है, संस्कृत विश्वविद्यालय की घोषणा नहीं हुई है। ये अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, ये हमारे पास इसके पुख्ता प्रमाण है। संस्कृत विश्वविद्यालय की घोषणा हुई, परंतु अब वो क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में तब्दील हुआ। क्षेत्रीय कार्यालय कभी भी बन सकता है, ये रीवा की मांग थी, रीवा के बुद्धिजीवियों की मांग थी। तो नेताजी, आप लोगों ने रीवा को ठग लिया है, ये आरोप है, जवाब दे दीजिए। ये झूठ के टूल किट हैं, इनकी विचारधारा साम्यवादी, कांग्रेस और जो राष्ट्र विरोधियों का गठजोड़ है उसके टूल किट हैं। रीवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।
विश्वविद्यालय जो एपीएस यूनिवर्सिटी है कांग्रेस की देन नहीं है, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन नहीं है। भाजपा सरकार ने, हमारी मित्र कह रहे थे, संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू हो गया है, स्थापना की बात नहीं, शुरू हो गया, वो चालू हो गया है रीवा में, पदस्थापना हो गई शिक्षकों की। सिर्फ ये झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने रीवा को नकल का हब बना दिया था। आप 2003 के पहले देखिए, रीवा में नकल का हब था, यही कांग्रेसी नेता, इन्हीं की स्कूलें थी। स्कूल ऐसी थी कि जो बदनाम थी सिर्फ नकल कराने के लिए। इनके तो शिक्षा के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं कांग्रेस को। कांग्रेस ने जो बेरोजगारों की भीड़ थी वो कांग्रेस के कार्यकाल में थी। भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय दिया, वेटरनरी कॉलेज दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरुआत की। इन्हें नहीं, चूंकि इन्हें समझना ही नहीं है। देखिए बार बार कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संस्था है उसने 52 साल तक देश का झंडा नहीं लगाया है वहाँ पर, तो ये तो झूठ बोलेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। आज भी आवारा गौवंश के कारण किसान बहुत परेशानी में है, सब चट कर जाते हैं। किसानों ने खेती छोड़ दी है। युवा जो बेरोजगार हैं वो दिल्ली, बम्बई और सूरत जाके नौकरियाँ। ठीक है, तो मतलब आपके जिस हिसाब से काम हुआ है तो जनता ये समझ चुकी होगी काम हुआ या नहीं हुआ, जनता समझ चुकी होगी। तो इस बार कांग्रेस कॉन्फिडेंट है ना? फिर बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट है। देश में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम रीवा भी चुनाव जीतेंगे और इनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। एक बात बताइए, कितने बड़े बड़े नाम विंध्य से आते थे, चाहे मैं अर्जुन सिंह की चर्चा करूं, कांग्रेस से कई बड़े नाम थे जो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई नहीं, मैं उनके नाम की नहीं बात कर रही हूँ, कांग्रेस में और भी विंध्य से कई ऐसे चेहरे थे जिनकी उम्मीद थी जनता को कि क्या वो कुछ कहेंगे। और लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे साफ होती जा रही है। पहले कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में जा रही थी, अब तो बहुजन समाजवादी पार्टी में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं। इतनी नाराजगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, पतझड़ के बाद बसंत आता है। निसंदेह कुछ कार्यकर्ता गए हैं, अपॉर्चुनिस्ट है। सरकार आ गई बीजेपी की, उनको लग रहा है जाएंगे वहाँ कुछ निगम मंडल, कुछ एमएलए, कुछ बन जाएंगे। तो जो अपॉर्चुनिस्ट, आप देखेंगे कि नाव हल्की डगमगाती है समुद्र में, तो जो चूहे होते हैं सबसे पहले कूद के भाग जाते। चूहे भाग गए, शेर यहाँ दम से डटे पड़े हैं। हम आप जैसे डटे रहेंगे और काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को करारा जवाब देंगे। क्यों वहां से चूहे आ रहे हैं और चूहों को आप रख रहे हैं? बात का विरोध करता हूं कि जो विचारवान कांग्रेसी नेता है, भारत माता को मानने वाले हैं, देश को परम वैभव में ले जाने वाले हैं, उन्हें माननीय बहन जी चूहा कह रही है। शर्म की बात है। अरे जिसने पार्टी ने राम का आमंत्रण ठुकरा दिया, उसके कारण कितने कांग्रेस के लोग भाजपा में आ गए हैं। आज नकली कांग्रेसियों से असली कांग्रेसी परेशान है। बहन जी भी परेशान है क्योंकि नकली कांग्रेसियों का कब्जा हो चुका है कांग्रेस में। क्यों नकलियों कांग्रेसियों का कब्जा? और आपको नहीं लगता कि राम मंदिर का इनविटेशन ठुकराने की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के कार्यकर्ता नाराज हो गए, पार्टी छोड़कर चले गए? क्योंकि ये कार्यकर्ता आपके ही कह रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे कण कण में विराजे, हमारे आराध्य हैं और राजीव जी ने उनकी मूर्ति की पूजा कराई थी, आप सब जानते हैं, ताला खुलवाया था। और भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है हमारे श्री राम। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से यदि कुछ सीखना चाहें तो उनसे सीखें कि किस तरीके से एक छोटी सी भी बात होती है तो जनता की सेवा करते थे और सेवाकाई करते थे। तो और दूसरी बात, आमंत्रण का सवाल ही नहीं होता। मंदिर जाने के लिए आमंत्रण होता है। मैं दोपहर में अभी चिरौला से आई हूँ, कल शाम को मैं रानी तालाब थी। इनकी बपौती है क्या मंदिर की है, मुझे आमंत्रण देंगे, मैं इनको कहूंगी कि चलो हम अयोध्या में। अभी मैं लेकिन जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी से गए वो तो यही कह रहे थे कि हमें राम मंदिर जाने से रोका गया इसलिए हम पार्टी छोड़ दिए। हर अपॉर्चुनिस्ट जैसे आप हैं, विस्तार में काम करने आई हैं, अगले वाली बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी, आप निकल चलिएगा। तो ये तो राजनीति का भी, जो देखिए, जो राजनीति को फायदे का सौदा मानता है, तो भाजपा वाले हमारे यहाँ आ रहे हैं। हमने भाजपा के विधायक को लाकर लोकसभा का टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को लाकर हमने लोकसभा का टिकट दिया। भाई, इससे बड़ा करारा तमाचा इनको क्या ही मिलना। उनके पति बीजेपी का एमएलए था, उनकी वो वाइफ जो लड़ रही है वो बीजेपी की एमएलए थी। तो हम लोग भी अपॉर्चुनिटी कह रही हैं कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोग चले जाएंगे। फिलहाल तो मैं विस्तार न्यूज में ही रहने वाली हूँ, विस्तार न्यूज से कहीं नहीं जाऊंगी और खबरें विस्तार से यहीं से बताऊंगी।
और देखिए, तो मतलब ये मान ले कि अपॉर्चुनिटी कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल रही थी, तभी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा। याद कीजिएगा कि जब चुनाव आया, नवंबर अक्टूबर की बात करें, ऐसा लग रहा था कांग्रेस की लहर आपके टीवी चैनल में, डिबेट्स में, कि कांग्रेस 160 से 70, तो सारे लोग बहुजन बीजेपी सारे कांग्रेस में आ गए, और वही अपॉर्चुनिस्ट लोग जैसे ही देखा कि बीजेपी की सरकार आई, निकल चलिए। तो ऐसे लोगों की क्यों बात करते हैं? राजनीति है, हर आदमी को लगता है कि हमारे पास बेहतर सरकार है, जो कि जिनको धंधा करना है। भाई ईडी और सीबीआई इन्होंने छोड़ रखा है, अरविंद केजरीवाल ने इनकी बात नहीं मानी, उनको जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, लालू भाई के परिवार को जेल भेज दिए। तो ये तो ऐसे हैं कि अभी कविता यहाँ से निकले और ये इनका कत्ल करा दे, ये कोई बड़ी मेरे पास क्या मैं आऊंगी आपके पास, दूंगी आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं जननेता हूँ, आम आदमी की सड़क नाली पानी, मेरे ऊपर ढेरों मुकदमे, सुब्रत भाई किसान है उनके ऊपर ढेरों मुकदमे। तो ये लोग हर आवाज, जो जनता की बुलंद आवाज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, उसमें इनका योगदान है। आपका योगदान है, वो एकदम पॉइंट कर रही हैं आपको। पास एक भी मुकदमा नहीं, सरासर झूठ बोल रही हैं। जो भाजपा में आएगा वही टिकेगा। बहन जी के भाई भी भाजपा में आकर राजतंत्र से विधायक हैं, और आज कांग्रेस की स्थिति सुधा स्वीकार कर रही कि कांग्रेस में लड़ने वाला कोई नहीं था, इसलिए भाजपा के पूर्व विधायक को हमने टिकट दिया। अब ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी दुर्गत, 10,000 से अधिक कार्यकर्ता। क्या कह रहे हैं नेताजी? मतलब आपके भाई अपॉर्चुनिस्ट हैं? नहीं, मेरे भाई तो ऊपर चले गए। नहीं, वो कह रहे हैं ना जो आपके भाई विधायक हैं। मेरे भाई विधायक नहीं है, मेरे भाई सुंदरलाल तिवारी जी थे, वो चले गए ऊपर। मैं नहीं जानती थी मैडम, माफी चाहूंगी, लेकिन वो आपके भतीजे हैं, वही भाई सब। हाँ, निसंदेह उसने तैयारी की थी चुनाव की, और जब उसको टिकट नहीं मिला, देखिए श्रीनिवास तिवारी एक बहुत बड़ा विरासत है, 70 वर्षों का राजनीतिक इतिहास, यदि उस परिवार की उपेक्षा हुई है बिंद में और उसके कारण यहाँ नुकसान हुआ है, ये बात मैं मंजूर करती हूँ, और उसी के कारण सिद्धार्थ चला। और मानती हैं आप कि आपके भतीजे अपॉर्चुनिस्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। उसने सेवा की थी, लगातार कई वर्षों काम किया था, तैयारी की थी, और जब अभी आपने बोला कि जो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ चले जाते हैं, तो अब तो वो अपॉर्चुनिस्ट कैसे नहीं? भतीजे हैं तो मतलब परिवार वाला एंगल देख रहे हैं। जनता की सेवा की थी, तैयारियां की थी, और जो लोग जनता के सेवक होते हैं उनको पार्टी को मौका देना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। लगातार तो आप मानती हैं ना, जो सेवा करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। मौका नहीं मिला तभी कुछ लोग नाराज होकर दूसरी पार्टी का रुख करते हैं। पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज लोकसभा चुनाव में हम लोग के साथ समर्थन में है कि हमारा टिकट काट के और जनार्दन भाई को दे दिया गया है। उसमें तमाम ऐसे लोग हैं, के पी त्रिपाठी जी हैं, राजेश पांडे जी। मतलब मान लेते हैं कि न्याय यात्रा आपके नेता राहुल गांधी निकाल रहे थे, लेकिन अपनों के साथ ही शायद न्याय नहीं कर पाए। जनता से पूछेंगे। हाँ, बताइए। ये नहीं चलता कि हम किसी की, अगर हमको जिसको भी टिकट मिलती है, हमारा कमल निशान चुनाव चिन्ह है, जो मोदी जी ने हम लोगों को कहा है। लेकिन वो तो बता रही है ना कविता जी की कई लोग नाराज हैं आप लोगों से भी। दीदी खुद नाराज हैं अपनी पार्टी से, वो क्या बोलेंगी? वो तो अपने आप में नाराज चल रही हैं, वो आके खड़ी हो गई हैं यहाँ। मैं मानता हूँ दीदी हैं वो, उनको मेरा प्रणाम है, लेकिन मैं बता दूं कि दीदी कितना खुश हैं अपनी पार्टी से, वो आप और लोगों से पूछेंगी तो पता चल जाएगा दीदी कितनी खुश हैं। आप बताइए, आप क्या करती हैं? हम तो यही कहेंगे कि भाजपा के कारण अभी आज हमारे रीवा में बहुत बड़ा मतलब नयापन देखने को मिला है। जो विकास पहले रुका हुआ था, आज वो विकास गति पर है। आज हमारी सिटी को और भी जगह लोग जानते हैं, वाइट टाइगर के नाम से भी जानते हैं, जो पहले की कुछ भी नहीं था। ठीक है, हाँ आप बताइए। मैं ग्रामीण से हूँ, छोटी घर गृहिणी हूँ। मैं ये जानती हूँ कि हमारी केंद्र और प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है, ए से लेके जेड तक की योजनाएं बनाई, और उसको गरीब से गरीब अंत्योदय से लोगों को इतना सहयोग दिया, चाहे कोरोना काल से हो चाहे आज भी हो। इतना अच्छा काम किया है कि कोई भी गरीब आज घर में भूखा नहीं सोता। फ्री में गल्ला आज 2-3 साल से चल रहा है, फ्री में गैस, फ्री में पक्का मकान। इसलिए अभी हमारे राज्य सरकार ने लाडली बहनों को, लाडली बेटियों को मतलब काम करेगी ये सारी गारंटी। अब देखते हैं वो काम करती कि नहीं। कुछ युवा भी हमसे चाह रहे हैं कि हम उनसे बात करें और वो अपना मुद्दा उठा सके। हाँ बताओ। देखिए मैम, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में युवाओं का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे आप बेरोजगारी की बात करिए, चाहे आप महंगाई की बात करिए, चाहे आप पढ़ाई की बात करिए। ये बताइए, पटवारी भर्ती घोटाला किसके शासन में हुआ? किसकी सरकार थी? यूपी में पेपर लीक हुआ, किसका वो था?
कॉल यहाँ पे जी हमारी सरकार थी 18 महीने की, जीतू पटवारी जी ने कहा था कि मैं एक कन्या महाविद्यालय दूंगा, हमारे यहाँ के विधायक वहाँ मॉल बना दिए। ये बताइए युवा इको पार्क का क्या करेगा? सोलर प्लांट है हमारे रीवा शहर में, दिल्ली में हमारे यहाँ से बिजली उपलब्ध की जाती है, लेकिन एक भी युवा, इतने लोग बैठे हो, अगर कोई कह दे कि हमारे परिवार का नॉर्मल व्यक्ति कि एक भी रोजगार वहाँ पाया युवा, दिलवा दीजिए ना आप लोग ये रोजगार। लगातार युवा मांग कर रहे हैं, लगातार युवा कह रहे हैं कि सोलर प्लांट में हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती। मुझे बेरोजगारी है, मैं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है जो इन्होंने बोल दिया कि सब बेरोजगार हैं। हमारे यहाँ काफी रोजगार, अगर सोलर, इन्होंने कहा अभी इको पार्क के बारे में, इको पार्क में कम से कम 100 आदमी काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो इको पार्क खराब है क्या? अगर हमारे रीवा में कोई सुंदर पार्क दिया है मंत्री, अरे तो देखिए सोलर प्लांट है, पार्क है, सोलर प्लांट में यही के युवाओं को भी नौकरी दिलवाइए ना सर। यहाँ के लोगों को ही नौकरी मिली है, इनका झूठ बोलना काम है कांग्रेसियों का। मैम उसके लिए आप क्या करेंगे? बताइए भैया, किसको नौकरी मिली, किसको नहीं? हाथ उठा के बताओ। नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली तो हाथ उठाओ। देखिए ये क्या, हाँ क्या बोलना चाह रहे हो बताओ। मैडम मैं ये बोलना चाहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी एक विचारधारा पर टिकी थी, लेकिन वो विचारधारा अब बदल चुकी है। अब तो मनी और पावर पर ये पार्टियां चल रही हैं। अभी मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे बीजेपी के एक प्रवक्ता जो अभी जवाब दे रहे थे, ये बताइए कि आप ये बताइए मुझे कि उदाहरण के तौर पर यदि आप घरेलू हिंसा का विरोध करते हैं और फिर रात में अपनी बीवी को पीट दें, आप धूम्रपान का विरोध करते हैं और दूसरे दिन चाय सुट्टा पीते हुए नजर आए, कैसा लगेगा? बहुत वाहियात लगेगा। ऐसे ही जैसे अभी कांग्रेस के विजय सिंह चौहान एक बॉक्सर थे, वो क्या किए कि रात को सोए और पता नहीं रात में क्या। अरे क्यों आप लोग मारपीट कर रहे हैं, चाय सुट्टा पी रहे हैं? चलिए ठीक है, आप क्या करते हो भैया? भाई साहब ने एक बड़ा प्रश्न किया कि किसी को रोजगार नहीं मिला सोलर पावर प्लांट में। कितने यहाँ पर बैठे हुए लोग अपना रिज्यूमे लेके वहाँ पे गए हैं कि भैया हम क्वालिफाइड हैं, हमको नौकरी दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। मैं वहीं से 2-3 किलोमीटर दूर गुड़गांव बदवार में सोलर प्लांट है ना, वहाँ लोकल को रोजगार नहीं देते। वहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है रिज्यूम लेके, आप समझिए, लोकल लोगों को नौकरी किसने दी है? हमारे यहाँ जेपी ने दी है। जेपी बंद हो गई, यहाँ के लोग जाते हैं। अभी सोलर प्लांट की बात हो रही थी ना, हवा को राष्ट्रीय बना के अभी सोलर प्लांट की बात हो रही थी ना, उसका राष्ट्रीय खवाई ही अपना बैठ रही। जेपी बंद हो गई, लोकल लोग। बताइए यहाँ देखिए जो रोडें थी आज भी वही रोडें हैं, उसमें डामरीकरण हो रहा है और वो भी डामर चुपर रहे हैं, उसमें विकास हो नहीं रहा है। सरकारी ज़मीनों को सारी बेच दी गई है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पूरा हावी है, हो चुका है यहाँ पे। और बेरोजगार युवा देखिए जितने भी हैं यहाँ पे बेरोजगार युवा, सभी यहाँ पे किसी काम के नहीं। तो चलिए अब जवाब इन्हीं से ले लेते हैं, ठीक है? क्या बोल? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में रोजगार मिला। ये बताइए जितनी भी सरकारी फैक्ट्रियां थी जो भी थी, इन्होंने केवल बेचने का काम किया। ये 70 साल का हिसाब मांगते हैं, अपना 2000 का नोट बनाया हुआ 2 साल नहीं चला पाए, ये इनकी स्थिति है। और ये 70 साल का हिसाब क्यों मांग रहे हैं इन लोगों से हिसाब? अब ये तो यही बताएंगे मैम। 70 साल और 10 साल, आप 10 साल में रीवा का हमने विकास आप देख लीजिए। हम ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मैम। हमारे रीवा में हम लोग आए दिन पूरी कमानी टूट जाया करती थी गाड़ियों की, गड्ढे में गड्ढे गड्ढे थे, कहीं रोड थी ही नहीं। ये कांग्रेसियों से पूछिए कि रोडें कहाँ थी। आज देख लीजिए हमारे यहाँ शानदार रोडें हैं, शानदार फ्लाईओवर हैं हमारे यहाँ, इतना शानदार पूरा मतलब सब शानदार काम यानी भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैडम यहाँ पर बैठे सभी लोगों को मैं सुन रहा था, रीवा को और क्या कहते हैं, व्हाइट टाइगर लैंड बोलते हैं ना, लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर। इनसे पूछे व्हाइट टाइगर था क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्हाइट टाइगर को जमीन पर लाने का काम किया, सफेद शेर को पुनर्स्थापित करने का काम हमारे यशस्वी डिप्टी सीएम आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने किया। हमारे यश को पुनर्स्थापित करने का काम, रोजगार की बात कर रहे हैं, सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं उसमें रोजगार नहीं हो रहा क्या? सारे और पान की खेती भी यहाँ पर बहुत होती थी, उस पर भी थोड़ा गौर फरमाइए। आप केवल सोलर प्लांट के रोजगार की बात करेंगे, हो सकता है उसमें कम हो। किसान नेता यहाँ पर बैठे हैं, वो अभी बोल रहे थे स्कूलें नहीं बनी। 2 मिनट यार, आपका गांव गुड़हर जहां आप निवासरत हैं,
वो आपके जमाने में मिडिल क्लास के हमें आप टाइम देना चाहती हैं कि नहीं देना चाहती हैं? हम आपको बार बार टाइम दे रहे हैं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये हम क्या कह रहे हैं, हमारा रीवा जनपद खुले में शौच से मुक्त का ये प्रमाण पत्र इनकी सरकार थी दे दिया। रीवा जिले में जितनी प्राथमिक पाठशाला है, मैं चैलेंज करता हूं, सर्वे करवा लीजिए, पानी नहीं है, टाट पट्टी में बैठते हैं बच्चे। दूसरी चीज, अभी बीच में बाधा ना पहुंचवाइए। दूसरी चीज, हमारे यहाँ आप सोच सकते हैं टाट पट्टियों में बच्चे बैठ रहे हैं, और एक जीडीसी कॉलेज है, हमारे यहाँ इतनी बहनें हैं, आपको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। रीवा को ये विकास करते हैं, यहाँ की कितनी माताएं बहनें गांव छोड़ के किराए के कमरे लेके सुलभ कॉम्प्लेक्स है, हमारे यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स है। घर घर मोदी जी ने घर सुलभ कॉम्प्लेक्स है, तो क्यों आरोप लग रहा है भाई? हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, देखिए, और ये गारंटी की बात करते हैं। किसानों को इन्होंने क्या गारंटी दी विधानसभा में कि हम किसानों को एमएसपी के साथ 3100 रुपए धान का बोनस देंगे। हमारी सरकार बनी तो हम माने गेहूं का 2700 रुपए पर कुंटल देंगे, नहीं दिया। सोचिए 12 13 महीना हमारे दिल्ली नहीं दिए क्या आप लोग? मैडम, मोदी जी ने गारंटी दी है। अब 4 जून को जब हमारी सरकार बन जाएगी, उसके बाद हम देंगे। ये अभी काहे परेशान हो रहे हैं? अच्छा, हमारी सरकार बन ये मान के चलिए कि जिस दिन रामलला जी विराजमान हो गए, उसी दिन मोदी जी सरकार बना चुके हैं। अब इनका विरोधियों का काम है ये लड़ते रहे। देखिए, समय थोड़ा कम है, एक बार जवाब ले लेने दीजिए। कितने आरोप लगे, आप सुन रहे थे, आप सुन रहे थे। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर युवाओं ने कई आरोप लगाए, और ये मैं नहीं युवा है, ये एनएसयूआई के टुकड़े गैंग के लोग हैं, इनका काम ही है ये करना। युवा, आज जो प्रदेश का युवा है वो सक्षम है, संपन्न है, आगे बढ़ रहा है। रीवा का हर युवा अपने सपने को साकार कर रहा है। इनका काम ही है रोना। ये रोने वाले लोग हैं, इनकी रोना नहीं दूर होने वाला। ये कांग्रेस से चिंतित लोग हैं, और कांग्रेस के टूल किट हैं ये, किसान के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले लोग। टाइगर सफारी की बात हुई है। केंद्र में कांग्रेस की 2014 तक सरकार थी, आप जानते हैं। सन 2012 में केंद्रीय वन मंत्री ने अप्रूव करके मेरे निवेदन पर टाइगर सफारी दीजिए। इनसे पूछिए कि किस संबंध में। भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस कोई काम करती है तो उसका तमगा लेती है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कांग्रेस ने सन 2012 में बनाया, और इसी तरह संजय गांधी अस्पताल जो मेरे दादा पंडित शिव श्रीनिवास तिवारी जो विधानसभा अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी जी ने उसको यहाँ पर बनाया था। और जितना आज ये हेल्थ मिनिस्टर है, लेकिन इनके द्वारा अभी तक कोई काम नहीं किया। देखिए, शांत रहिए, ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करिए, बैठ जाइए। और मैं लास्ट सवाल, एक सवाल था मेरे मन में बहुत देर से, माहौल को थोड़ा ठंडा करते हैं। भाई साहब कह रहे थे कि कविता दीदी भी पार्टी से नाराज चल रही हैं, तो कब ला रहे हैं आप लोग पार्टी में इनको? 10,000 से अधिक कांग्रेस के लोग तो भाजपा में आ गए। कांग्रेस के पास बचा कुछ क्या है? सिर्फ गुंडे चंद बचे हुए हैं, वो अपना थोड़ा सा लेके और हाय कर रहे हैं। जमानत नहीं बचने वाली है कांग्रेस की, जमानत के लिए संघर्ष कर रही है कांग्रेस पार्टी। असली कांग्रेसी भाजपा के साथ आके खड़ा हो चुका है। तो आपने सुना जनता के सवाल क्या थे, नेताओं के जवाब क्या थे, और रीवा की विकास की रफ्तार की गाथा भी विस्तार से हमने आपको दिखाई और बताई भी कि क्या लोग कह रहे हैं, क्या रिएक्शन है। अब देखिए, अलग लोकसभा क्षेत्र में मुलाकात होगी, लोकसभा में लगातार चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल मुझे और दुर्गेश साहू को दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।